हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लड्डू फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP702 थ्योरी। आज हम जो बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, इसका पार्ट 8 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, पार्ट 4 रिस्क मैनेजमेंट टूल के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं यूनिट सेकंड में, आपका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर में इंट्रोडक्शन, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसमें QRM एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल, QRM कंसिडरेशन फॉर मेडिसिन, रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। आज हम रिस्क मैनेजमेंट टूल के बारे में बात करेंगे। आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट टूल की। तो रिस्क मैनेजमेंट टूल क्या है? हम बहुत से टूल यूज कर सकते हैं, कभी कभी एक साथ एक से ज्यादा यूज करते हैं या सिंगल टूल यूज करते हैं किसी रिस्क को मैनेज करने के लिए। अ वेराइटी ऑफ टूल कैन बी यूज फॉर द QRM इधर अलोन और इन द कॉम्बिनेशन। या तो हम एक सिंगल टूल यूज करेंगे या एक के साथ कुछ और अदर टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, नो सिंगल टूल और कॉम्बिनेशन ऑफ टूल इज एप्लीकेबल टू एवरी सिचुएशन। ये एवरी सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि सिंगल ही यूज करें या कॉम्बिनेशन ही यूज करें। डिपेंड करता है कि आप QRM प्रोसीजर में किस तरह की आपकी रिस्क आ रही है, उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए द प्रोडक्ट क्वालिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, The Product Quality Research Institute PQRI Manufacturing Technology Committee MTC has produced a summary of common risk management principle। इन्होंने एक क्या करा, इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन समरी दी है रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। They also produced रिस्क टूल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी इन्होंने दिया है। क्या वो क्या होता है? रिस्क रैंकिंग एंड फिल्ट्रेशन, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस और हजार्ड्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये इस तरह से उन्होंने मॉड्यूल्स भी दिए। यहां से हम रिस्क मैनेजमेंट इन चीजों को देखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, द रिस्क एसोसिएटेड विथ एनी सिचुएशन और इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंपैक्ट ऑफ दैट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। यदि हम बात करते हैं तो इंपैक्ट उसका क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसके ऑकरेंस की, होने की। ठीक है, या अलग शब्दों में हम इसको कहें तो क्या होगा? हाउ लाइकली इज इट टू हैपन, या कैसे होती है, हाउ सीवियर वुड इट बी, कितनी सीवियर है होगी और कैसे हो सकती है। तो यदि प्रोबेबिलिटी का चार्ट हम देखेंगे तो इस तरह से हम चार्ट देखेंगे एक, तो हमने प्रोबेबिलिटी हमारी रही ऑलमोस्ट सर्टन, लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली और रेयर। इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। वहीं यदि हम इंपैक्ट देखते हैं तो क्या इंपैक्ट आया, मानने के लिए ऑलमोस्ट सर्टन हम कोई सी रिस्क देखते हैं जो होती है और उसका इंपैक्ट है निग्लिजिबल, मार्जिनल, मॉडरेट, क्रिटिकल और कैटास्ट्रोफिक। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के साथ हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट दे देते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम पॉइंट दे देते हैं। जैसे निग्लिजिबल है 5 है, मार्जिनल 10 है, मॉडरेट 15 है, तो ये कितना आपके इफेक्ट करेगी। इस तरह से हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है और उसके इंपैक्ट को देख लेते हैं। जनरली 5 से ऊपर ज्यादा जाती है तो रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे जो आपका प्रोडक्ट है उस पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आने लगते हैं। यदि हम टेबल सेकंड की बात करते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। जब फर्दर क्लासिफाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कोई रिस्क, किसी प्रोडक्ट में रिस्क आने की क्या है, रेयर है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि सीन एवरी 10 to 30 ईयर, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी तरह की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 10 से 30 साल के अंदर में एक बार होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कोर 1 देंगे। इसका इंपैक्ट क्या मानेंगे, निग्लिजिबल। फिर इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, नो रेगुलेटरी इशू नहीं रहेगा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन एंड नॉट नोटिसेबल बाय पेशेंट, इसमें जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा नोटिसेबल भी नहीं होगा। 10 से 30 साल में कोई एक प्रॉब्लम आती है और वो स्वतः ही ठीक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, हमने प्रोबेबिलिटी यदि डिवाइड की है अनलाइकली, तो ये कब दिखती है, ये 5 से 10 साल, एवरी 5 to 10 ईयर में आपको देखने को मिलेगी। इसका स्कोर यदि हम बात करें तो 2 रखेंगे। इसको हम इंपैक्ट बात करेंगे तो इसका क्या इंपैक्ट हो गया, मार्जिनल, मे रिक्वायर MRA नोटिफिकेशन। ठीक है, मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिफिकेशन देना पड़ सकता है। डिसीजन
टू रिलीज प्रोडक्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज। यदि आपने कोई प्रॉब्लम 5 से 10 साल में, हर 5 से 10 साल में देखने को मिल रही है, तो आप क्या होगा, आप एमआरए को नोटिफाई करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज के साथ रिलीज नहीं कर सकते। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड करने के बाद उसकी प्रॉपर स्टडी करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हैं तभी प्रोडक्ट मार्केट में आप रिलीज कर सकते हैं। अब यदि तीसरी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पॉसिबल, यह आपको दिखेगी 1 से 5 साल में, हर 1 से 5 साल में, कहीं 1 साल बाद हो गई, 1.5 साल में हो गई, 2 साल में हो गई। इसको स्कोर दिया है 3, और इंपैक्ट इसका रहेगा मॉडरेट। एमआरए इंस्पेक्शन में आइडेंटिफाई अ मेजर कंसर्न बट डिफिशियंसी क्वाइट इजीली रिजॉल्व। यहां पर क्या हो गया, एमआरए का इंस्पेक्शन आपको कराना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो इजीली रिजॉल्व हो जाती है। लिमिटेड प्रोडक्ट रिकॉल पॉसिबल। अब प्रॉब्लम आई तो आपको जो लिमिटेड प्रोडक्ट है उसका रिकॉल करना पड़ सकता है। लाइकली, जो प्रोबेबिलिटी है वो लाइकली है, सीन टू अकरेंस मोर देन वंस अ ईयर, जो साल में 1 से 2 बार देखने को मिलती है, इसको हम पॉइंट देंगे 4, कहेंगे क्रिटिकल। इसमें क्या होगा, एमआरए इंस्पेक्शन में कंक्लूड सीरियस नॉन कंप्लायंस, लाइकली प्रोडक्ट रिकॉल फ्रॉम 1 और मोर मार्केट। आपने एक मार्केट की बजाय यहां पर 1 या 2 से अधिक मार्केट से आपको रिकॉल करना पड़ सकता है। सीवीआरटी देखना पड़ेगी कहां कहां किस किस बेच में हुई है। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, ऑलमोस्ट सर्टन, ये सीन सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, जो काफी समय, मतलब अधिकतर बार देखने को आपको 1 साल में मिल सकती है। इसको पॉइंट देंगे हम 5, और कैटेगरी रहेगी इसका कैटास्ट्रोफिक। तो इसको क्या होगा, एनफोर्समेंट एक्शन बाय एमआरए सच एज कंसेंट, डिस्क्री, प्रोडक्ट सीज, आपका प्रोडक्ट भी सीज हो जाएगा, और ग्लोबल प्रोडक्ट रिकॉल हो जाएगा। यहां पर यदि आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसमें प्रॉब्लम 1 साल में बार बार देखने को मिलती है, तो ग्लोबली आपको प्रोडक्ट बाहर निकालना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट जो रहेगा वो सीज हो जाएगा। यदि हम इस स्लाइड का सोर्स की बात करें तो रेफरेंस नंबर 9 से हमने लिया है, और वहां जाकर आप देख सकते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ रिस्क मैट्रिक्स रिलाइज अपॉन इनपुट इंफॉर्मेशन। अब रिस्क मैट्रिक्स की वैल्यू की बात करें तो ये क्या, एक तो पहली बात रहेगी आपका इनपुट इंफॉर्मेशन क्या है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, जो स्टाफ आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है उसकी क्या क्वालिटी है उसको समझ में आना चाहिए। विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बेडेड जजमेंट, उसके पास इस तरह की क्वालिटी होना चाहिए जज करने की कि भाई वो इसको रिजोल्यूशन ऑफ द लो, मीडियम और हाई कैटेगराइजेशन, उसको समझ में आना चाहिए कि लो, मीडियम या हाई कैटेगराइजेशन किस तरह से करें। टेबल 3 की हम बात करेंगे, हैज बीन बेस्ड ऑन द वन फ्रॉम द प्रोडक्ट क्वालिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कमेटी, PQRI MTC रिपोर्ट के आधार पर यह बनी हुई है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, भी आप यहां याद करके रखेंगे तो ये भी चल सकता है आपका। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स आपने क्या यूज करा, टूल्स, डायग्राम एनालिसिस आप कर रहे हो, फ्लो चार्ट आप बना रहे हो, चेक शीट आपने रखी है एक एक पॉइंट पे, प्रोसेस मैपिंग आप कर रहे हो, कॉज और इफेक्ट डायग्राम, ये सारा आपका एक टूल्स है। और डिस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूट क्या रहेगा, इससे क्या फायदा है, सिंपल टेक्निक्स दैट आर कॉमनली यूज्ड टू गैदर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। सिंपल टेक्निक होती है, आप इजीली सारे डाटा कलेक्ट कर सकते हो, फ्लो चार्ट से आप देख सकते हो, चेक शीट आपके पास है तो आप सब चीजें देख रहे हो। स्ट्रक्चर राइज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फैसिलिटेड डिसीजन मेकिंग, अब इसमें हर तरह की चीजें आपको बनी रहेगी। स्ट्रक्चर राइट है तो यार आपको डिसीजन लेना इजी रहता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन की यदि बात करेंगे तो कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ट्रेंड और अदर इंपेरिकल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द वेराइटी ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स डेविएशन। ठीक है, कंप्लायंट, डिफॉल्ट और अदर सर्कमस्टेंसेस। फिर दूसरी बात करेंगे हम रिस्क रैंकिंग एंड फिल्टरिंग। हम रिस्क रैंकिंग करेंगे या फिर फिल्टर करेंगे, कैसे, मेथड टू कंपेयर एंड रैंक रिस्क। आप रिस्क को रैंक करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये कितनी क्रिटिकल है। टिपिकली इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल डाइवर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स फॉर ईच रिस्क। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे फायदा क्या है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो फैक्टर है पर्टिकुलर एक रिस्क का, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वेइंग फैक्टर्स हम देख सकते हैं, रिस्क स्कोर हम यहां पर कर सकते हैं, इसलिए हम उसको रैंकिंग करेंगे और उसके हिसाब से हम पहले जो ज्यादा प्रॉब्लम वाला है उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं
फॉल्ट ट्री एनालिसिस की, हम बात कर चुके हैं। फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या होता है? फॉल्ट ट्री एनालिसिस की बात करेंगे तो क्या होगा? मेथड यूज टू आइडेंटिफाई ऑल रूट कॉज ऑफ एन अज्यूम्ड फेलियर और प्रॉब्लम। आपको हर जहां पर चेक करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कहां से प्रॉब्लम आ रही, क्यों फेलियर हो रहा है। तो हम पूरी फॉल्ट ट्री एंड से लेकर स्टार्टिंग तक देखेंगे कहां से प्रॉब्लम हो रही है। यूज्ड टू इवेल्युएट सिस्टम और सब सिस्टम फेलियर ऑन अ टाइम, बट कैन कंबाइन मल्टीपल कॉज ऑफ फेलियर बाय आइडेंटिफाइंग कॉजल चेन देखेंगे कि कहां से ब्रेक हुई है, कहां से प्रॉब्लम हुई है। रिलाइज हैविंग ऑन द फुल प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिफाई कॉजल फैक्टर। आप पूरी आपकी जो प्रोसेस है उसको हम क्या करेंगे? पूरा एनालिसिस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, प्रोडक्ट कंप्लेंट्स, इवोल्यूएट डेविएशन, डेविएशन को इवोल्यूएट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन पूरी प्रोडक्ट की हम करेंगे। अब यदि आप रिस्क मैनेजमेंट टूल की बात करते हैं तो हजार्ड ऑपरेटिबिलिटी एनालिसिस, HAZOP, ठीक है। टूल assumes that the risk were caused by deviations from the design and operation intentions। अब यदि यहां पर हम बात करें तो ये टूल क्या करता है? ये assumes करता है कि भाई आपका जो डिजाइन है वहां से कुछ डेविएशंस आ रहा है। यूजेस अ सिस्टमेटिक टेक्निक टू हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेविएशन। अब जहां से डेविएशन हो रहा है उसको पता करने के लिए यह आपके नॉर्मल यूज और डिजाइन इंटेंशन, जो आपका डिजाइन है उसको देखेगा, ठीक है। हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP, आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट प्रोसेस कंट्रोल दैट कंसिक्वेंटली एंड इफेक्टिवली प्रिवेंट हजार्ड्स कंडीशंस फॉर अकरिंग। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के कारण हजार्ड सबसे कम हो रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग में रखना और उसको यूज करना है। बॉटम अप अप्रोच दैट द कंसीडर हाउ प्रिवेंट हजार्ड्स। आपको दिमाग में ये रखना है कि किस तरह से हम जो हजार्ड्स होने वाले हैं इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी होने से भी बचा सकते हैं और हो गए तो हम किस तरह से इनको बचा सकते हैं। एम्फेसाइजेस स्ट्रेंथ ऑन द प्रिवेंटिव कंट्रोल रेदर देन द एबिलिटी टू डिटेक्ट। सबसे ज्यादा फोकस यदि हम इसकी बात कर दें HACCP की, इसका फोकस रहता है प्रिवेंशन पे, कि भाई हम प्रिवेंटिव टेक्निक्स यूज करें, ना कि हम डिटेक्टिव टेक्निक यूज करें कि भाई ये हजार्ड इस कारण से हुआ। ऐसा ना करने के बजाय ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके पहले से ही हम प्रिवेंटिव एक्शन लेकर यहां पर चलें। फेलियर मोड्स इफेक्टिव एनालिसिस, FMEA, assumes comprehensive understanding of the process and that the CPPS have been defined prior to initiating the assessment. Tool requires that CPPs will be meet। अब यहां पर बात करते हैं फेलियर मोड्स इफेक्टिव एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि आप करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो हम यूज करते हैं वो पहले से ही लेके चलें कि हम ये करके चलेंगे, ठीक है। अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम भाई कुछ प्रॉब्लम होगी और इस तरह की हो सकती है तो हम इस तरह से सॉल्व करें। असेसमेंट पोटेंशियल फेलियर, मोड्स ऑफ प्रोसेस एंड द प्रोबेबिलिटी इफेक्ट ऑन द आउटकम प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। आपको पहले से अज्यूम करके रखना पड़ेगा पोटेंशियल फेलियर का कि ये फेलियर हो सकती है। वंस फेलियर मोड्स आर नोन, रिस्क रिडक्शन एक्शन कैन बी अप्लाइड टू एलिमिनेट। अब आप पहले से ही सोच के चलते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी। जैसे मानने के लिए आपने सोचा कि 10 प्रॉब्लम हो सकती है, फेज सेपरेशन हो गया, ब्रेकिंग हो गया टेबलेट का, उसका चिपिंग हो गया, केपिंग हो गया। अब इसमें से आपको मालूम था कुछ भी हो सकता है और जैसे ही आपको पता चला कि केपिंग हुआ तो आप तुरंत उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का सोचोगे, ठीक है। रिड्यूस और कंट्रोल द पोटेंशियल फेलियर। इससे क्या होगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं पोटेंशियल फेलियर का। फिर एक और टूल की बात करेंगे तो वो होगा फेलियर मोड्स इफेक्ट एनालिसिस। इसी में हाई डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड और फैसिलिटी अंडर इवोल्यूशन। अब अंडर इवोल्यूशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, जो प्रोसेस, जो फैसिलिटी है ये हमको पता होना चाहिए। आउटपुट एंड रिलेटिव रिस्क स्कोर फॉर ईच फेलियर मोड। आपको आउटपुट पता होना चाहिए, रिस्क स्कोर उसका पता होना चाहिए कितना हो रहा है। तो ये आपका हो गया टूल्स। कौन कौन से टूल्स होते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में। रेफरेंसेस आपको WHO.INT पे सब मिलेगा। उन्होंने ये इतने सारे रेफरेंसेस यूज करें, इन पे भी जाके आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।